आज किसी से पूछो कि पढ़ने का मौका मिले तो दुनिया के कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, जवाब मिल सकता है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। भारत से हज़ारों छात्र या कहिए लाखों छात्र हर साल इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। इन तीन के अलावा और कई में लालायित रहते हैं बहुत सारे और भी लोग। आज से हालांकि 800 साल पहले एक ऐसा दौर था जब गंगा उल्टी नहीं सीधी बहती थी। दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के एक यूनिवर्सिटी तक आते थे, बाकायदा संस्कृत सीखते थे, दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता था तो सिर्फ 20% छात्रों को, जितने आते थे उनमें से। एडमिशन के लिए दुनिया के सबसे होनहार छात्रों का इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू लेने वाला होता था एक द्वारपाल। इसके बाद 2 लेवल और होते थे। ये सब पास कर गए तब आपको मौका मिलता था दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ने का, जिसमें माना जाता है कि लाखों किताबें हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं नालंदा की, भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी। 19 जनवरी 2024 के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके परिसर का फिर एक बार उद्घाटन किया। क्या है नालंदा का इतिहास, किसने इसे बनवाया, क्या पढ़ाया जाता था नालंदा में, कैसे पढ़ाया जाता था, जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही जानेंगे नालंदा के नष्ट होने और उसके दोबारा खोजे जाने की कहानी भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज कहानी इसमें नालंदा की। बशीर बद्र का एक शेर है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। बशीर बद्र खुदाई की बात कर रहे हैं, यानी कि दुनिया की। हालांकि एक दूसरा शब्द भी है इससे मिलता जुलता, खुदाई, जिसके बिना इतिहास नहीं दिखाई देता। हम बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजी की। साल 1799 की बात है। मैसूर में टीपू सुल्तान की हार के बाद कंपनी बहादुर बहुत ताकतवर हो गई। पूरे हिंदुस्तान पर जीत अभी भी बाकी थी और इस रास्ते पर चलने के लिए अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी एक मैप की। टीपू की हार के बाद कंपनी ने साउथ इंडिया में सर्वे का काम शुरू किया और यही कोशिश आगे चलकर भारत के नक्शे के रूप में परिणित भी हुई। लेकिन नक्शे की बात किसी और एपिसोड में हम करेंगे, धीरज रखिए। अभी बात एक नाम से शुरू करते हैं, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। कौन थे? मैसूर में सर्वे का जिम्मा जिस शख्स को मिला उनका ही नाम था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। हैमिल्टन ने पहले मैसूर का सर्वे किया, इसके बाद 1807 में बंगाल की जिम्मेदारी उन्हें मिली। बंगाल में सर्वे के दौरान राजगृह से कुछ दूर बड़गांव नाम की जगह पर हैमिल्टन का ध्यान कुछ बौद्ध मूर्तियों की तरफ गया। अब ये मूर्तियां जहां मिली वहां एक बड़ा सा टीला बना हुआ था। हैमिल्टन को एहसास हुआ कि इस जगह का भारत के इतिहास से एक तगड़ा कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वो फिर भी इसे पहचान नहीं पाए। हालांकि जो देखा उन्होंने, हैमिल्टन ने उसे डायरी में नोट किया और आगे गंगा नदी में मिलने वाली मछलियों पर शोध करने वो चले गए। हैमिल्टन ने बंगाल में एक चिड़ियाघर का निर्माण भी करवाया था। वैसे आगे चलकर हैमिल्टन की डायरी एक अंग्रेज फौजी अफसर के हाथ लगी। उन्होंने इसका मिलान किया ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांतों से। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु का नाम था जो 7वीं सदी में चीन से भारत आए थे। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों को पढ़कर अंग्रेज अफसर को एहसास हुआ कि हैमिल्टन ने जो जगह खोजी थी वो असल में नालंदा था, जहाँ मौजूद था भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय, जो अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होता था। साल 1915 में नालंदा में खुदाई का काम शुरू हुआ और 1937 तक के चला, यानी कि पूरे 12 साल। आज़ादी के बाद 1974 और 1982 में कई दौर की खुदाई और रेस्टोरेशन का काम हुआ। खुदाई में मिला क्या, ये जानने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानते हैं नालंदा के बनने की कहानी। नालंदा का पूरा नाम है नालंदा महाविहार। इसकी कहानी शुरू होती है ईसा से 1200 साल पहले, यानी अभी से लगाइए तो 3200 साल पहले। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा में बुद्ध और महावीर के समय से पहले भी इंसानी बसाहट होती थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा में एक उपदेश दिया। उनके एक शिष्य शार्यपुत्र के नाम पर नालंदा में एक स्तूप भी बना हुआ है। नालंदा का एक संबंध जैन धर्म से भी है। जैन सोर्सेस के अनुसार भगवान महावीर ने भी कुछ वर्ष नालंदा में बिताए थे। नालंदा में यूनिवर्सिटी कब बनी? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गुप्त काल में, जिसे भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। नालंदा की खुदाई में मिली एक सील से पता चलता है कि शक्रदित्य ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। शक्रदित्य को हम गुप्त वंश के शासक
कुमारगुप्त के नाम से जानते हैं। गुप्त काल के बाकी शासक मसलन बालादित्य, तथागत गुप्त वगैरह ने भी नालंदा में निर्माण करवाया और 6ठी शताब्दी आते आते ये एक बहुत बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में डेवलप हो गया, यानी कि कैंपस बढ़ता जा रहा है। गुप्त काल के अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा में तब हिंदू, जैन, बौद्ध 3 धर्मों का प्रभाव था, जो यहाँ के निर्माण शैली, वास्तुकला और मूर्तियों में भी दिखता है। गुप्त काल के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा को अनुदान दिया। उन्होंने यहाँ 3 मंदिरों का भी निर्माण करवाया। 8वीं सदी के बाद बंगाल के पाल वंश ने नालंदा की देखरेख की। पाल वंश के राजाओं ने ही विक्रमशिला और उदांतपुरी में भी मठों का निर्माण करवाया था, जो अपने आप में बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी। अब ये भी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन नालंदा का रुतबा सबसे ऊंचा था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया और तुर्की से लोग पढ़ने आते। अब चूंकि ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यहाँ पढ़ाई कैसे होती थी, नालंदा में पढ़ाई कैसी थी। ब्रैड पिट की फिल्म फाइट क्लब अगर आपने देखी है तो एक आप सीन याद कर सकते हैं। ब्रैड पिट के क्लब में शामिल होने के लिए उसके घर के बाहर लोगों की लाइन है, जिन्हें बेइज्जत करते हुए वो कहता है कि लौट जाओ, तुम क्लब में शामिल होने के लायक नहीं। नालंदा में ऐसी बेइज्जती शायद ही होती थी, लेकिन ये अपने कठिन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया में। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं कि नालंदा में दाखिला लेने वालों में सिर्फ 20% छात्रों को एंट्री मिल पाती थी। 100 आ रहे हैं तो 20 अंदर जाएंगे। एंट्री के लिए सबसे पहला टेस्ट लेते थे द्वारपाल। द्वारपाल भी कतई विद्वान लोगों को बनाया जाता था, जो धर्म और दर्शन से जुड़े कठिन सवाल पूछते थे। यहाँ से अगर आप पास हुए तो आगे 2 और लेवल पर टेस्ट होगा, पास हो गए तो आपको एडमिशन मिलेगा। नालंदा में पढ़ाई के दौरान आपको रहना भी वहीं होता था, एक रेजिडेंशियल कैंपस था, जैसा अभी JNU है। ह्वेनसांग ने नालंदा के बारे में लिखा है कि पूरा बिहार ईंटों की एक दीवार से घिरा है, जिसका एक गेट सीधे शिक्षा केंद्र में खुलता है। शिक्षा केंद्र में 8 बड़े बड़े हॉल हैं, जिनमें पढ़ाई होती है। अन्य विवरणों के अनुसार नालंदा में मठों की एक कतार हुआ करती थी, साथ ही भव्य स्तूप और मंदिर भी थे। नालंदा की खुदाई में जो कमरे मिले हैं, उनकी बनावट देखकर पता चलता है कि हर कमरे में सोने के लिए पत्थर की एक चौकी होती थी और दीपक, ढिबरी वगैरह रखने के लिए आले बने हुए थे। इनके अलावा यूनिवर्सिटी परिसर में बगीचों, प्रार्थना कक्ष और मंदिरों का भी जिक्र मिलता है। यानी एक स्टूडेंट लाइफ में जो जो चीज़ें लग सकती थी उस ज़माने में, उन सब का इंतज़ाम था। नालंदा अपने विशाल लाइब्रेरी के लिए भी फेमस था, जिसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। इस लाइब्रेरी में 3 विशाल कक्ष थे, जिनके नाम रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक थे। एक एक कक्ष 9 मंजिल का हुआ करता था और इसमें हजारों किताबें और ग्रंथ रखे हुए थे। नालंदा में छात्र पढ़ते क्या थे? यहाँ भारतीय षड्दर्शन, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, गणित जैसे तमाम विषयों की पढ़ाई होती थी। पढ़ाई का तरीका भी अनूठा था। बड़े बड़े हॉल्स पे छात्र आमने सामने बैठ कर के वाद विवाद करते थे, जिसके बाद शिक्षक उनकी गलतियों को सुधारते थे। ह्वेनसांग के लिखे अनुसार नालंदा में एक वक्त में 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 1,500 शिक्षक हुआ करते थे। इन सब के ऊपर एक चांसलर भी हुआ करते थे। ह्वेनसांग ने नालंदा के एक चांसलर शिलाभद्र का जिक्र किया है, जो ह्वेनसांग के अनुसार योग शास्त्र के सबसे बड़े शिक्षक थे। नालंदा के तमाम विवरणों से पता चलता है कि यह एक विशाल उपक्रम था। इसलिए सवाल ये कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए फंड्स कहाँ से आते थे, फंडिंग कौन करता था नालंदा की? जैसे हमने पहले बताया, नालंदा की स्थापना के लिए गुप्त वंश के राजाओं, हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने अनुदान दिया। आगे काम चलता रहे, इसके लिए 100 गांव यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिए जाते थे। हर गांव से बारी बारी लगभग 200 परिवार हर महीने यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी उठाते थे और यहीं से खाने पीने, पढ़ने लिखने का सामान आता था। अब आप ये पूछ ले, अलुमनाई कौन कौन? नालंदा में किस किसने पढ़ाई की? चीनी यात्री ह्वेनसांग के लिखे में नालंदा का खूब जिक्र है। 637 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग नालंदा आए और कुल मिलाकर 5 साल यहीं रहे वो। नालंदा में ह्वेनसांग को मोक्षदेव का नाम मिला। ह्वेनसांग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि हासिल करना ही था। जब वो लौटे तो नालंदा से 657 संस्कृत ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़े 150 अवशेष अपने साथ वापस ले गए। कहानी कहती है कि ये सब ले जाने में ह्वेनसांग को 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। ह्वेनसांग के यहाँ से जाने के बाद नालंदा की ख्याति इस कदर फैल गई कि अगले 30 सालों में चीन और कोरिया से 11 यात्री नालंदा आए। इनमें एक का नाम था इत्सिंग।
इत्सिंग ने नालंदा में 10 साल गुजारे और वो यहाँ से 400 ग्रंथ लेकर चीन लौटे। हुएनसांग की तरह इत्सिंग ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा के बारे में डिटेल में बताया है। एक जगह वो नालंदा में छात्रों का जो रूटीन होता था उसके बारे में बताते हैं। वो लिख रहे हैं कि 1 घंटे की आवाज़ से सुबह सभी भिक्षु उठते हैं, स्टूडेंट्स। परिसर में मौजूद 10 तालाबों में उन्हें नहाना होता है। नहाने के बाद वो 1.5 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा कपड़ा अपनी कमर से लपेटते हैं और कोई भी भिक्षु खाना खाने के बाद नहीं नहाता। नालंदा के बारे में ये सारे डिटेल्स जानने के बाद सिर्फ अब एक सवाल बचता है कि नालंदा अगर इतना बढ़िया था तो खो कैसे गया? इसे तोड़ा किसने? नालंदा की खुदाई के दौरान ऊपरी लेयर में बहुत सी राख मिलती है और जिससे पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी थी। कहानी फेमस है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग लगाई और जब नालंदा की लाइब्रेरी को जलाया गया वो 6 महीने तक जलती रही। कोई 3 महीने कहता है, कोई 6 महीने। लोग कहते हैं कि लाखों किताबें थीं तो महीनों जली। नालंदा कहाँ खो गया ये समझने के लिए हमें चलना होगा 12वीं सदी में। बख्तियार खिलजी के साथ साथ हम चलेंगे जिसकी अपनी कहानी अफगानिस्तान से शुरू होती है। खिलजी के वक्त के इतिहासकार मिनहाज ने अपनी किताब तबकात नासिरी में बख्तियार खिलजी की कहानी का जिक्र किया है। खिलजी तब मोहम्मद गौरी के दरबार में मुलाजिम हुआ करता था। साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और तब बख्तियार खिलजी को मिलता है एक बड़ा मौका। दिल्ली से खिलजी जाता है बदायूं, जहां एक तुर्क कमांडर के मातहत उसे मिलिट्री कमांडर की पदवी मिल जाती है। यहाँ से वो अवध जाता है जहाँ उसे मिर्ज़ापुर ज़िले में एक जागीर दे दी जाती है। आगे बख्तियार खिलजी की नज़र पड़ती है बंगाल और बिहार पर, जहाँ तब लक्ष्मण सेन नाम के राजा होते थे। बंगाल तब भारत के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। बख्तियार खिलजी ने एक के बाद एक बंगाल पर कई हमले किए और वहाँ से खूब सारी दौलत लूटकर वो ले गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब खिलजी के किस्से सुने तो उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया। मिनहाज लिखता है कि खिलजी की ऐसी आवभगत देखकर दिल्ली के अमीर जल भुन के रह गए कि हम कब से बैठे हैं, ये आया और अभी सम्मान हो गया। बिहार पर हुए हमलों के दौरान मिनहाज बख्तियार खिलजी के एक हमले का जिक्र मुख्य रूप से करता है। मिनहाज लिखता है, खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में किले पर आक्रमण किया। किले में बहुत से ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने सिर मुड़ाए हुए थे, उन सभी को मार डाला गया। किले से खिलजी को बहुत सारी किताबें मिली जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में ये किला नहीं एक विद्यालय था और इसे विहार बोला जाता है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि मिनहाज ने जिस विहार पर हमले का जिक्र किया वो उदांतपुरी था। मिनहाज के लिखे में नालंदा का जिक्र नहीं मिलता। मिनहाज के अलावा समसामयिक दस्तावेजों की अगर बात करें तो धर्म स्वामिन के लिखे में नालंदा का जिक्र मिलता है। ये एक तिब्बती भिक्षु थे और 1236 के आसपास इन्होंने नालंदा की यात्रा की। धर्म स्वामिन ने अपने वृत्तांतों में लिखा है कि तुर्क हमलावरों ने बिहार में बौद्ध मठों और विहारों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। वो तुर्कों का नाम ले रहे हैं। मठों को तोड़कर उनके पत्थर गंगा में फेंक दिए गए। किताबों और ग्रंथों का भी यही हाल हुआ। अपने वृत्तांतों में धर्म स्वामिन लिखते हैं कि 1235 ईस्वी में नालंदा वीरान हो गया। धर्म स्वामिन ने अपने लिखे में नालंदा की विशाल लाइब्रेरी का जिक्र नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि उससे पहले ही लाइब्रेरी नष्ट हो गई थी। धर्म स्वामिन के अनुसार बख्तियार खिलजी की मौत के कई साल बाद नालंदा पर एक और आक्रमण हुआ, जिसके बाद नालंदा लगभग पूरी तरह खाली हुआ। तुर्क आक्रमणों के चलते बौद्ध भिक्षुओं में डर बैठ गया, जिसके बाद ये इलाका खाली कर दिया गया। अभी तक आपने जो सुना ये बातें बख्तियार खिलजी के काल के नज़दीक के सोर्सेस बता रहे हैं। हालांकि नालंदा के बारे में एक और सोर्स है जो नालंदा के जलने की एक दूसरी कहानी बताता है। तिब्बती लामा तारानाथ के लिखे अनुसार एक बार 2 ब्राह्मण भिक्षुओं ने तंत्र सिद्धि हासिल कर नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया था। इसी तरह पगसम जोनजैंग नाम का एक तिब्बती सोर्स भी इसी तरह की कहानी बताता है। साल 2014 में इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलम में इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा भी इन्हीं दोनों सोर्सेस को कोट करते हैं। उनका दावा है कि चूंकि 2 सोर्स एक सी कहानी बताते हैं इसलिए ये वाली कहानी ज़्यादा प्रामाणिक है। हालांकि एक सच ये भी है कि फिर वो चाहे तारानाथ हों या दूसरे तिब्बती सोर्स, ये सब 17वीं और 18वीं सदी के आसपास के हैं, यानी नालंदा के नष्ट होने के काफ़ी बाद के। इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न रहेगा। बहरहाल असलियत जो भी रही हो, इतना सच है कि 12वीं सदी के बाद नालंदा समय के गर्त में खोता चला गया और नालंदा का नामो निशान पूरी तरह गायब हुआ। इसके 600 साल बाद 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के समय में नालंदा की खोज एक बार फिर हुई। आज़ादी के बाद 1951 में पुराने नालंदा के पास
नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई। 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हालांकि यहीं से कुछ विवादों की शुरुआत भी हुई। साल 2006 में बिहार सरकार की अगुवाई के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नालंदा मेंटोर ग्रुप का अध्यक्ष बनाया। 2010 में नालंदा के परिसर के लिए 2000 करोड़ की रकम भी स्वीकृत हुई। 2012 में अमर्त्य सेन को नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर बनाया गया, नई नालंदा यूनिवर्सिटी का। सितंबर 2014 में यूनिवर्सिटी का पहला सत्र शुरू हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही अमर्त्य सेन ने खुद को नालंदा गवर्निंग बोर्ड से अलग किया। ये मामला तब काफी चर्चित हुआ था। अमर्त्य सेन ने आरोप लगाया था कि सरकार नहीं चाहती कि वो चांसलर रहें। नालंदा के नए परिसर का जो प्रोजेक्ट पास हुआ था उसके 2020 में पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के चलते निर्माण काम में देरी हो गई। फिलहाल नए परिसर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर चुके हैं। उम्मीद है ये विश्वविद्यालय एक बार फिर शिक्षा देने के मामले में उसी शिखर तक पहुंचे जहां पुराना नालंदा हुआ करता था। नालंदा की कहानी आपके लिए संकलित की थी कमल ने, और इसे जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।